टफ लैंग्वेज में लेके आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने आसान से आसान लैंग्वेज और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप एक बार अच्छे से सारी वीडियोस देख लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है भाई? सबसे पहले तो ये सही है, सही नहीं है और असत्य है, सत्य है। इनको ज़रूर आप अच्छे से इन पर पहले ही अंडरलाइन कर लिया करो इनको, क्योंकि ये बहुत ही हमें क्या कर देते हैं, बाद में 2-4 नंबर हमारे खा जाते हैं। तो शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया था। ये बात तो आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी और थ्योरी में भी ये पढ़ाया था और क्वेश्चन भी याद था इसका। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही कथन पूछा है कि शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए, यानी कि शिक्षा के सभी स्तर का मतलब है चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, माध्यमिक हो, हायर एजुकेशन कोई भी हो, उन सब की विभिन्नताओं को ख़त्म करने के लिए, उनको हल करने के लिए, इन समस्याओं को पूरे देश में एक प्रकार की हम शिक्षा प्रणाली को लागू भी कर सकते हैं, या फिर इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपना क्या दे सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कोई भी सुझाव दे सकते हैं। तो शिक्षा समवर्ती सूची में है अभी इस टाइम पर, ये ध्यान रखना है वर्तमान में। और इसे समवर्ती सूची में कब लाया गया था? पहले राज्य सूची का विषय था और अब ये समवर्ती सूची का विषय है। ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, उस टाइम पर लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थानों को उपाधियाँ, यानी कि जो डिग्री देते हैं, उनकी शक्ति नहीं होती उनके पास। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, गलत है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो अनुमोदित जो संस्थान होते हैं, उनके पास डिग्री देने की क्या होती है, अपनी शक्ति होती है। वहीं से तो सभी लोग डिग्री करते हैं, है ना, अदरवाइज कहाँ पर जाएंगे। तो ये 1976 में समवर्ती सूची में लाया गया है। इसका ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्कृष्ट संस्थान। तो क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? बिल्कुल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम, कोलकाता विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो जो कोलकाता विश्वविद्यालय और जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इन दोनों को नहीं दिया गया, बल्कि ए, बी और डी इसके क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इनको क्या दिया गया है, उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जबकि जो जेएनयू और कोलकाता विश्वविद्यालय, उनको प्रदान नहीं की गई है। और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और पहले नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, जेएनयू को तो जरूर लगाएंगे, है ना। लेकिन ये उत्कृष्ट संस्थान में इसको मान्यता नहीं दी गई है। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, आप जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चली थी वो 1951 से लेकर के 2017 तक रही थी। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो उच्चतर शिक्षा से संबंधित थी और उसमें हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो क्या क्या दिए थे, एक बार इसको देख लेते हैं। गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार करना, ये बिल्कुल 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि जो शिक्षा है उसकी प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए, जो सिस्टम में चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिए और जो क्वालिटी है वो भी हमें सुधारनी चाहिए। यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, बिल्कुल ये बात भी उसमें कही गई थी। उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बात नहीं कही गई थी, शोध की बात उसमें नहीं की गई थी। उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, आप जानते हैं व्यवसायीकरण, हमने बहुत सारे आयोग समितियां हैं जिन्होंने व्यवसायीकरण करने की सुझाव दिया था और बाकी अलग अलग 1986 वगैरह इन सब नीति में क्या है, व्यवसायीकरण करने की बात की गई है। क्यों? ताकि जो बच्चा है वो केवल पढ़ने लिखने तक ही सीमित ना रहे, पढ़ लिख के वो एक अपना आगे का जो जीवन यापन है वो अच्छे से कर सके, उसके लिए कोई रोजगार कर सके, कोई अपना बिजनेस कर सके, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी उसका मन चाहे।
ठीक है। तो व्यवसायीकरण करने की बात की गई थी बिल्कुल पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वो भी 9th वाली। गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा को की प्रासंगिकता, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार करना, यूजीसी के द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण और गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कहा गया था। ए बी सी, सॉरी सी नहीं है इसमें, डी और ई, तो ये क्या है इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। इस तरह से ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन ई वाले मैं नहीं रखती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें एक तो टाइम वेस्ट भी होता है, ई बी डी सी उसको पढ़ते रहो, तो मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। बिल्कुल एक एक घंटे की नहीं बनाती वीडियो, बहुत ज़्यादा मैटर को कम समय में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? भाई पहले तो इसको अच्छे से अपने मतलब क्या है नज़रों में बिठा लो कि सत्य कथन पूछा है यहाँ पर, ना कि असत्य। ठीक है। स मतलब ये एक जो अक्षर है ना, ये क्या करता है हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता, है ना। पेपरों के टाइम पे तो ऐसा होता है, हो जाता है कई बार कि हमें नहीं और असत्य सत्य ये सब नज़र ही नहीं आता। तो इनको हर वीडियो में मैं इन पर बात करती हूँ, इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपको पेपर में, जब आप पेपर में बैठे ना, तो ये जो मेरी आवाज़ है वो आपके कानों में गूंज जाए। तो NEP 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान NRF में विलय कर दिया जाएगा। तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल नहीं है, ये बात तो सत्य नहीं है। एक निकाय में विलय करने की बात नहीं की गई NEP 2020 में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। NRF जो कि राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। विलय करने की बात इसमें नहीं की गई थी, बल्कि NRF का जो मुख्य उद्देश्य है, ये बात तो सही है, हमारे देश में जो क्वालिटी पूर्ण शिक्षा देनी है वो शोध को उत्प्रेरित करना किसका काम है? तो NRF का काम है, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? आपने अगर कभी करंट वगैरह पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो उसमें देखना कभी भी आता है कि हमारे 100 मतलब विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में से हमारा कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है, या कौन सी कंपनी सर्वश्रेष्ठ पाई गई है, या कौन सा विश्वविद्यालय हमारे 100 नंबरों पे आता है, टॉप 10 में आता है, टॉप 5 में। तो ये होती है रैंकिंग। ठीक है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें से? टाइम्स हायर रैंकिंग, तो ये तो बिल्कुल है, टाइम्स हायर रैंकिंग है। मैड्रिड रैंकिंग, ये मैड्रिड रैंकिंग जो है ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है, जबकि QS रैंकिंग भी है और संघाई रैंकिंग भी है। ठीक है। ध्यान रखना, जो मैड्रिड रैंकिंग है वो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स। ठीक है। जो मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए, और ऐसे जो सीखने वाले होते हैं तो उनके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी, और उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या नालंदा, तक्षशिला, ये आप जानते हैं, और विक्रमशिला है, पतंजलि। पतंजलि तो इंसान का नाम है, बाकी के तीनों क्या है? विश्वविद्यालय है, मतलब पहले पुराने टाइम पे थे। तो ये तक्षशिला नाम दिया गया है इसको। क्या नाम दिया गया है? तक्षशिला। ठीक है। जिससे कौन जुड़े हुए थे? चाणक्य, है ना। चाणक्य का नाम आपने सुना ही होगा। नीचे दिए कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन आपको पहचानना है, सही वाला, है ना। राधा कृष्णन आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी, है ना। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन जो आयोग था 1948 में ही आया था, बना था। इसने यूजीसी बनाने की भी क्या दी थी? मतलब अनुशंसा की थी, सुझाव दिया था, और विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी। लेकिन जो राधाकृष्णन आयोग है उसने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव नहीं दिया था। ठीक है। ये इसका क्या है?
रॉन्ग है। राधाकृष्णन आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था, बल्कि यूजीसी बनाने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? क्या विद्यालय शिक्षा हेतु? बिल्कुल, जो नई शिक्षा नीति है वो विद्यालय शिक्षा की बात करती है, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात करती है और शिक्षक शिक्षा की भी बात करती है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा हेतु या व्यावसायिक शिक्षा हेतु, इन दोनों का पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव नई 2020 की नीति में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, बी और सी। ठीक है, ये करेक्ट है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार करना। ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार करें उनको। तो ये बात तो क्या है, रॉन्ग है। मैं उन पर रॉन्ग कर देती हूँ। और विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, तो ये बात बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी हैं उनको समसामयिक, जो यानी कि लेटेस्ट में जो भी चुनौतियां आती हैं किसी के सामने, वे और वो भी विश्व आधार पर, तो उनको समझने में सहायता करना, ये वैश्विक नागरिकता शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना, तो ये बात भी सही है। विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनना पड़ेगा और बनने के लिए तैयार करना है ना। तो ये इसके दोनों आंसर सही हैं। विद्यार्थियों को विदेश सेवाओं में जाने के योग्य बनाना, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना, नहीं, ये भी गलत है। बल्कि इन दोनों का, इसका जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा है उसका उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायता करना और शांतिपूर्ण समाज के लिए प्रोत्साहित बनना। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो SSSA, तो बिल्कुल इसका तो इसमें प्रस्ताव है। परख का भी है। IITI का भी है। NITI और NTA, इन दोनों का इसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ये दोनों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि SSSA, परख और IITI यानी कि A, B और C, इन निकायों को बनाने का प्रस्ताव किसके अंदर है? नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे सीडी देशमुख, उनको याद रख लेना। और बाकी जो अब फिलहाल वर्तमान में हैं वो कौन है? तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार। कौन है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार, ये यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और 3 यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हुए हैं इनको भी आप देख सकते हैं कि सुमन बेरी कौन है? तो ये नीति आयोग के कौन है? उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष। ठीक है। और नरेंद्र मोदी कौन है? इसी के अध्यक्ष हैं। मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी ना बहुत अच्छे से, मैंने बताया था आपको कि जो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है। और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ये कौन है? NTA के अध्यक्ष हैं। कौन है? NTA एजेंसी जो हमारा क्या कराती है, UGC नेट का पेपर कराती है, वही NTA, उनका जो अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। इसको भी ध्यान रख लेना आप, है ना। भारत में उच्चतर शिक्षा, 1 मिनट, भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? तो भारत में जो हायर एजुकेशन है उसके संबंध में नॉलेज कमीशन ने क्या संस्तुतियां दी हैं, क्या सुझाव दिए हैं? अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना और निजी विश्वविद्यालय को बंद किया जाना, उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार। बिल्कुल, कोई भी जो कमीशन या समिति होता है ना, सबसे पहले तो व्यापक की तो बात करते ही करते हैं, है ना। तो हायर एजुकेशन का व्यापक, बहुत बड़े पैमाने पर उसका विस्तार करना, सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्ट
उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना, बिल्कुल। उच्चतर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण की बात इसमें नहीं की गई है, यानी कि पहला और दूसरा कोई विद्यालय बंद करने की बात नहीं की गई, अलग अतिरिक्त संस्थानों की बात नहीं की गई, और ना ही राष्ट्रीयकरण की बात की गई। ये तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट आप जानते हो हमारा आंसर नहीं होते हैं कभी भी, है ना। तो उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार करना और सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। तो सी, डी और ई ये इसके क्या है, आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है। कौन से हमारे संविधान में किन किन का वर्णन है और किन का नहीं है, तो वो होते गैर सांविधिक। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई, तो पहले तो एक तो ये तो नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो एनसीटीई है, जो शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित है, ये गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, बीसीआई तो सांविधिक निकाय है। भारतीय पुनर्वास परिषद ये भी है, और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एनएएसी हम पीछे भी पढ़ चुके थे। तो ये हमारे क्या हैं, सांविधिक निकाय हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सांविधिक निकाय हैं, सांविधिक निकाय हैं। ठीक है, बल्कि ये हमारा नॉन सांविधिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थाओं का चयन करना है। प्राच्य अधिगम यानी प्राच्य का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो अंग्रेजी शिक्षा या फिर दूसरे जो विदेशी शिक्षा दिलाते हैं, वो उन संस्थाओं का चयन करना है। तो ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी क्या करती है, प्राच्य अधिगम संस्था है। मद्रास संस्कृत कॉलेज ये भी है। इसमें हालांकि संस्कृत लिखा हुआ है तो हमें लगेगा ये केवल संस्कृत के लिए है, लेकिन नहीं, ये प्राच्य अधिगम संस्था है। और मिथिक सोसाइटी ये भी है, लेकिन जो तेजपुर विश्वविद्यालय ना, तेजपुर बिल्कुल आपको नाम सुन के ऐसा लगेगा जैसे किसी गांव, मतलब गांव से तेजपुर, आपने एक पिक्चर देखी था ना तेजपुर, वो सिंघम पिक्चर है शायद तो उससे आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कभी कभार, मतलब तेजपुर ना गांव का नाम उसमें आता है ना, वो अजय देवगन का वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, शायद तेजपुरी नाम है उसका। तो तेजपुर विश्वविद्यालय जो है ये प्राच्य अधिगम से संबंधित नहीं है, बल्कि अपने भारत की ही एजुकेशन दिलवाता है। ये ध्यान रख लेना है ना, क्योंकि ये गाँव है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा कौन सा नहीं है, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, भौतिक अंतःक्रिया या चर्चा मंच। तो आप स्वयं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में भी और पीछे क्लासेस में भी। मैं बार बार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 2-3 बार मैंने उसके अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, ई कंटेंट तो आप जानते ही हैं, स्वयं क्या है, एक डिजिटल कार्यक्रम है, और डिजिटल कार्यक्रम है तो कंटेंट तो ई कंटेंट तो इसमें रहना ही है, ई से जो संबंधित है वो तो रहेगा ही। और भौतिक अंतःक्रिया, भौतिक अंतःक्रिया इसमें संबंधित नहीं है। भौतिक अंतःक्रिया का मतलब होता है फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि आमने सामने होना। देखो देखो, जो चीज़ डिजिटल है उसमें आमने सामने तो हो ही नहीं सकता, बल्कि जो चर्चा मंच है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें चर्चाएं, मीटिंग वगैरह तो की जाती हैं, लेकिन इसमें भौतिक अंतःक्रिया मतलब फिजिकल, हम एक दूसरे के सामने क्या नहीं कर सकते, अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ये स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। बाकी जो ई है वो तो रहेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। 15 क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और आप प्लीज़ बताना मुझे कैसी लगती है आपको क्लासेस। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको पसंद आ रही है नहीं। वैसे जो बच्चे कमेंट करके बताते हैं, सच में बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है, और बिल्कुल अपना नींद भूख प्यास सब छोड़ करके, और ऐसा लगता है बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ फीडबैक दिया करें, और जिनके मन में नेगेटिव आता है भाई वो रहने दिया करें। ठीक है, उसको सोच के फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो चलते हैं, ये मजाक की बात है, बाकी जैसा आपका मन करे वैसा कर देना, है ना। ये आपके दिमाग की सोच है। और चलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक बार जाते जाते याद दिला देती हूँ आपको।